हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है, वो है आपके पास अध्याय 6 रेखाएं और कोण। तो ये जो चैप्टर है इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम रिकैप करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में बहुत सारी बातें सीख रखी है और आपको अच्छे से रिकॉल भी हो जाएगी जब हम पढ़ेंगे। हाँ, तो हम इन बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम पहले रिकॉल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो चलो शुरू करेंगे। आज तो हम बात करेंगे पहले बिंदु की। तो सबको पता है बिंदु क्या होता है, और इससे आप डेली गो थ्रू भी होते हो, जब चाहे ड्राइंग पढ़ते हो चाहे मैथमेटिक्स पढ़ते हो। तो बिंदु क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कि मैं अगर आपको इस बोर्ड पे ये बोलता हूँ कि यहाँ पे कहीं भी आप 6 लिखो, तो आप कहीं भी लिख सकते हो, इस अध्याय का नाम कहीं भी लिख सकते हो। परंतु अगर मैं स्पेसिफाई करके लिखूंगा कि यहाँ इस वाले पॉइंट पे, ये मैंने एक जगह दे दी आपको कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ये अध्याय 6 लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ना कि इधर उधर लिखोगे। तो ये इस यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि एक जगह यहाँ पे आपने लिखना है। तो ये बिंदु क्या कर रहा है, इस जगह को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर हम बात करें तो इसकी ना तो मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही लंबाई होती है। ये सिर्फ किसी स्थान को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अब यहाँ पे हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, बल्कि समझने का प्रयास करेंगे कि बिंदु क्या होता है, जिसको पॉइंट भी कहा जाता है। तो बिंदु किसी स्थान को प्रदर्शित करता है और इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई इत्यादि कुछ भी नहीं होती है। अब हम बात करेंगे रेखाखंड की। तो रेखाखंड क्या है आपके पास, जैसे कि हमने यूक्लिड के ज्यामिति परिचय में पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको वहां पे क्या कहा था, रेखा कहा था। परंतु यहाँ पे हम बात करेंगे कि दो बिंदु ले लो और इसके बीच की दूरी, मान लो इस बिंदु का नाम ए है आपके पास और इस बिंदु का नाम बी है। तो इस इन दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखाखंड आप खींच सकते हो, और इसको नाम दिया गया रेखाखंड। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हो आप, रेखाखंड कहते हो। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए भी ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन मारेंगे। इसका मतलब है ये क्या है, आपके पास एक रेखाखंड है। और रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब है कि ये रेखाखंड कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ पे स्टॉप हुई है। तो आपके पास ए से शुरू हुई और बी पे समाप्त हुई। तो ये आपके पास इसके दो अंत बिंदु होते हैं जिनका नाम है ए और बी। मुझे उम्मीद है आपको रिकॉल हो गया होगा कि रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। और इस तरह मैथमेटिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी लिखेंगे, अगर पी क्यू रेखा है तो पी क्यू लिखेंगे, और ऊपर इस तरह का एक डंडा लगाएंगे। तो ये इससे क्या समझना है आपने कि ये क्या है, आपके पास रेखाखंड है। अब हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। अब है आपके पास रेखा। तो मैंने बात करी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हो आप, इसको बोलते हो आप रेखाखंड। तो इसके दो अंत बिंदु है। अगर इन दो अंत बिंदुओं को मैं दोनों दिशा में अपनी अपनी दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ा दूं, मतलब बिना बिना मापे बढ़ा दूं, तो क्या मिलेगा आपको, रेखा मिलेगी। तो रेखा क्या होती है, जब रेखाखंड के दो अंत बिंदुओं को आप क्या करेंगे, अपनी अपनी दिशा में अपरिमित रूप से यानी कि बिना मापे बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या मिलेगी, वो रेखा मिलेगी। और इसके दो अंत बिंदु नहीं होते, इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। ये कहाँ समाप्त होगी, इधर को कहाँ समाप्त होगी, हमें ये पता नहीं है। तो मैंने अब अभी बताया आपको कि रेखाखंड के दोनों बिंदु को अपनी अपनी दिशा में, ये इस दिशा में बढ़ाएंगे और ये वाला इस दिशा में बढ़ाएंगे, तो हमें क्या मिलेगी, रेखा मिलेगी। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ए बी और दोनों साइड को एरो। जब भी ऐसा आएगा आपके पास तो समझ जाना वो क्या है, आपके पास रेखा है। और जब इस तरह का आएगा, इसमें एरो नहीं होगा, तो समझ जाना वो क्या है, आपके पास रेखाखंड है। अब हम बात करेंगे किरण की। तो यहाँ पे हम पहले भी
पहले ही हम एक रेखाखंड ले लेंगे। ये रेखाखंड है आपके पास ए बी। ये रेखाखंड ले लिया मैंने ए बी, और इसमें किसी एक बिंदु को अपनी दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ा दो, बिना नापे बढ़ा दो, तो ये क्या मिलेगी आपको? किरण मिलेगी। इसमें एक अंत बिंदु होता है आपके पास। देखो यहाँ पे दो अंत बिंदु थे पहले रेखाखंड में, तो मैंने सिर्फ एक ही बिंदु को अपनी दिशा में बढ़ाया अपरिमित रूप से। एक बिंदु को मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा है। तो ये क्या हुआ आपके पास? किरण हुई, और किरण का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और इस तरह की होगी आपके पास, एक एरो होगा। तो यहाँ से क्या समझना है आपने कि ये क्या है? आपके पास किरण है, और किरण में एक अंत बिंदु होता है। तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, और इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। और किरण में आपके पास एक अंत बिंदु होता है, और इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर परेशानी होती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब हम बात करेंगे कोण की। तो कोण, आपने विभिन्न प्रकार के कोण बनाए भी होंगे और देखे भी होंगे। तो कोण क्या होता है आपके पास, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी आपके पास दो किरणें हो और उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मान लो आपके पास एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है आपके पास। तो इनका जब एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु मान लो ये वाला है आपके पास, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, और इसको नाम दे देता हूं ए सी। तो जब आप इसको इस तरह मिलाओगे, इस तरह, तो ये क्या होगा? आपके पास एक कोण बन जाएगा, और ये आपके पास ए बिंदु रहेगा, ये सी रहेगा, और ये बी रहेगा। तो मैंने इनको, जो ये दो बिंदु थे यहाँ पे ए, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया और इनको उभयनिष्ठ बना दिया। तो जब दो किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, तो आपके पास क्या बनेगा? कोण बनेगा। आगे बात करेंगे हम सरेख बिंदु। सरेख का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक रेखा है, ये एक रेखा है आपके पास, इसको नाम दे दो कुछ भी। इसको माना मैंने ए बी नाम दे दिया, ये ए बी रेखा है आपके पास। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बिंदु ड्रॉ कर दिए, और ये एक ही रेखा पर है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? इन सारे बिंदुओं को क्या बोलेंगे? सरेख बिंदु। सरेख बिंदु क्या है? जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उसे क्या बोलेंगे हम? सरेख बिंदु। अभी हम परिभाषा नहीं लिखेंगे इसकी, मैं परिभाषा साथ साथ बोल रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें लिखना है, तो आप साथ में अपनी रफ नोटबुक रखें और परिभाषा को नोट डाउन करें। अदरवाइज आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में सीखा है, वो रिकैप्चुलेशन है इसका। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता है, तो फिर आप रफ नोटबुक पर अच्छे से नोट कर ले और अपने नोट्स बना। जो तैयारी करोगे जब आप किसी भी टेस्ट की मैथमेटिक्स में, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो मायने रखेगी, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे असरेख बिंदु की। तो असरेख बिंदु क्या होते हैं? जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो, अलग अलग हो। मान लो मैंने ये बना दिया ऐसे को, तो ये क्या हुए आपके पास? असरेख बिंदु हुए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा कैसे मैथमेटिक्स की में इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रेखाखंड, रेखा, किरण की, कोण की। और कोण को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोण का निशान ये होता है आपके पास। और ये कोण क्या है आपके पास? बी ए सी। तो इस तरह लिखते हैं आप इसको, जहां पे कोण बन रहा हो बीच में लिखना है। बाकी इसको सी ए बी भी लिख सकते हो आप, बी ए सी भी लिख सकते हो, परंतु जहां पे कोण बन रहा है वो आपके पास बीच में होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मूव करते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। कोण, अभी मैंने बताया आपको कि कोण क्या होता है। अब हम बात करेंगे न्यून कोण की। तो न्यून कोण क्या होता है आपके पास? न्यून कोण आपके पास 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक्स क्या है आपके पास? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे कोण जो भी होंगे आपके पास, वो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। आपके पास चाहे 1 डिग्री है, चाहे 2 डिग्री है, चाहे 10 डिग्री है, 15 डिग्री है,
चाहे आपके पास 20 डिग्री है, चाहे 22 डिग्री है, चाहे आपके पास 60 डिग्री है, चाहे 65 हो, चाहे 75 डिग्री हो, ये सारे किसके उदाहरण है आपके पास? न्यून कोण के। तो बहुत सारे न्यून कोण है आपके पास, आप लिख सकते हो, परंतु कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यून कोण तो सिर्फ हमारे को तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 22.5 और 15 डिग्री का करवाया है, तो आप यहाँ से कंफ्यूज रहते हो। परंतु 0 डिग्री से बड़ा और 90 से सारे छोटे होंगे जो, वो सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे आपके पास। अब हम बात करेंगे समकोण की। तो समकोण क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। मतलब कि आपके पास जो भी 90 डिग्री का कोण होगा उसको क्या बोलेंगे आप? समकोण बोलेंगे। और अब हम बात करेंगे अधिक कोण की। तो अधिक कोण क्या होता है आपके पास? 90 डिग्री से बड़ा, अधिक का मतलब ज्यादा, और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 से बड़ा क्या हुआ आपके पास? 91, 92, आपके पास 100 हुआ, और 179 हुआ, और आपके पास 169 हुआ। ये सारे क्या है आपके पास? अधिक कोण है। और ध्यान रहे जब कोण लिखते हो तो डिग्री लगाना ना भूले आप। अगला है आपके पास रिजु कोण। और रिजु कोण आपके पास क्या होता है? 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे आप? रिजु कोण बोलेंगे। और आधा घूर्णन भी होता है ये। एक संपूर्ण घूर्णन आपके पास 360 डिग्री का होता है, और आधा घूर्णन कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे आप? रिजु कोण बोलेंगे। अब है अगला आपके पास प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है आपके पास? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो आपके पास 180 डिग्री से बड़ा क्या होगा? आपके पास चाहे 190 डिग्री हुआ, चाहे 210 डिग्री हुआ, 280 डिग्री हुआ, 300 डिग्री हुआ, 350 डिग्री हुआ, ये सारे किसके उदाहरण है आपके पास? प्रतिवर्ती कोण के हैं। तो ये सारी बातें याद आ गई होनी आपको जो आपने पिछली क्लास में सीखी थी। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। अब है आपके पास पूरक कोण। आपने 7th क्लास में सीखा है पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण क्या होते हैं आपके पास? पूरक कोण कोणों का युग्म होता है आपके पास, एक जोड़ा होता है। पूरक कोण में आपके पास कोणों का एक जोड़ा होता है जिसका योगफल कितना हो? 90 डिग्री हो। पूरक कोण में योग कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दोनों को जोड़ दो तो कितना आया आपके पास? कितना आया? 90 डिग्री आया। और ध्यान रहे पूरक कोण कोणों का एक युग्म होता है, जोड़ा होता है, उसमें सिर्फ एक ही कोण नहीं होता है, कोणों का जोड़ा होता है। और पूरक कोण में दोनों ही कोण न्यून कोण होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने। जब पूरक कोण होता है आपके पास तो उसमें जो भी कोण होंगे वो दोनों ही, या जितने भी कोण होंगे आपके पास वो सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। देखो यहाँ पे 60 डिग्री भी न्यून है और 30 भी आपके पास न्यून है। तो तब क्या बना आपके पास? 90 डिग्री आया। तो ऐसा जब भी आपको मिलेगा तो आपने समझ जाना हो क्या है? पूरक कोण है। मतलब कोणों का जोड़ा जिसमें आपके पास योगफल कितना है? 90 डिग्री आए। अब हम बात करेंगे संपूरक कोण की। तो संपूरक और पूरक लगभग एक जैसे है। तो संपूरक में आपके पास योगफल कितना आता है? 180 डिग्री आता है, और पूरक में 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का जोड़ा ले रखा है मैंने, और इनका योगफल कर दो जरा, आ रहा है 180 डिग्री। तो बिल्कुल आ रहा है इनका योगफल 180 डिग्री। आपके पास ये ध्यान में रखना है आपने कि अगर आपके पास दो समकोण हो, तो दो समकोण हो तब भी आपके पास योगफल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो दो समकोण भी संपूरक बनाते हैं आपके पास। और आपके पास एक अगर अधिक कोण है तो दूसरा आपके पास क्या होगा? न्यून कोण होगा। संपूरक कोण बनाओगे जब, तो संपूरक कोणों में का जो जोड़ा होता है, अगर उसमें एक अधिक कोण है तो दूसरा उसमें क्या होगा? न्यून कोण होगा, या एक कंडीशन ये होगी दोनों ही समकोण होंगे आपके पास। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब है आपके पास आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण आपने ये भी 7th क्लास में सीख रखा है कि आसन कोण ऐसे कोण होते हैं जिसमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उभयनिष्ठ रेखा हो। अब इस कोण 1 और 2 की अगर हम बात कर ले
तो कोण 1 और 2 को ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कोण 1 और 2 किस रेखा पे बन रहा है? अगर मैं इसको नाम दे दूं O और इसको नाम दे दूं A, ये आपके पास B और ये आपके पास C है। तो यहाँ पे जो OA रेखा है, मैंने जिसको रेड करा है आपके पास, इसके ऊपर ये एक कोण भी बन रहा है और कोण 2 भी आपके पास इसी के ऊपर बन रहा है। तो ये आपके पास कौन सी भुजा हुई? ये हुई आपके पास उभयनिष्ठ भुजा। तो ओ ए क्या है यहाँ पे? उभयनिष्ठ भुजा है आपके पास। और ये शीर्ष देखो, ये वाला शीर्ष ओ, तो यहाँ पे ये शीर्ष जो है कोण 1 में भी और कोण 2 में भी है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है आपके पास? ओ है। तो जब ऐसी कंडीशन आपके पास होती है तो उन कोणों को क्या कहते हैं? हम आसन कोण कहते हैं। यानी कि आपके पास क्या होगा? आसन कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा होगी और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। जहां पे भी ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि क्या है? ये आसन कोण है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये किताब देख लो आप, इस किताब में ये अगर मैं ये वाले कोण की बात करता हूं यहाँ पे, तो एक कोण यहाँ बन रहा है और एक इधर को बन रहा है आपके पास। तो ये भी क्या हुआ आपके पास? ये भी आपके पास क्या हुआ? आसन कोण हुआ। आपके दरवाजे को मूव करते हो जब आप, वहां पे भी आसन कोण बनते हैं। डेली लाइफ में आप देख सकते हो, आपकी खिड़की है, खिड़की में भी आसन कोण बनता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आसन कोण कहाँ कहाँ बनते हैं। व्यवहारिक भी सोचना है आपने कि आसन कोण कहाँ पे बन सकता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रैखिक युग्म, अब रैखिक युग्म में मैंने एक कंडीशन यहाँ पे दी है आपको कि दोनों साइड को आपके पास समकोण है। 90 डिग्री का कोण भी क्या हुआ आपके पास? समकोण हुआ। और ये वाला भी आपके पास क्या है? समकोण हुआ। यहाँ पे अगर कंडीशन आप देख पा रहे हो, ये भी आसन कोण है। क्यों है? देखो इसमें एक उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु है इसमें, और एक आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है। ये आपके पास उभयनिष्ठ जो येलो दिखाई है मैंने, ये आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष भी और उभयनिष्ठ भुजा भी है। तो इसको आसन आसन कोण क्यों नहीं कहा गया? इसको रैखिक युग्म क्यों कहा गया? तो आपने ये ध्यान रखना है, जब आसन कोण में दोनों कोण आपके पास समकोण हो, यानी कि समकोण होने के अलावा आपके पास जो ये आधार वाली रेखा है, जो आपके पास कॉमन भुजा नहीं है, कॉमन भुजा के अलावा जो भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में किरणें होगी आपके पास, यानी कि वो आपके पास एक ऋजु कोण बनाएगी। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है, बल्कि विपरीत दिशा में किरणें हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आपके पास आती है, यानी कि जब 180 डिग्री का कोण बनाएगी आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे आप? रैखिक युग्म बोलेंगे। थोड़ा सा और, यहाँ पे तो मैंने दोनों ही समकोण बनाए थे, मैं एक और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, यहाँ पे ये 120 डिग्री है और वहां वहां पे ये 60 डिग्री है आपके पास। तो यहाँ पे ये वाली भुजा तो इसमें कॉमन है, ये इसी पे कोण बन रहा है, परंतु जो कॉमन नहीं है वो विपरीत दिशा में किरण है, और ये क्या बना रही है? 180 डिग्री का कोण बना रही है। 180 डिग्री का कोण जब भी बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे आप? जो ये रेखा है आपके पास ए बी, ये एक रेखा होगी मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि आसन कोण और रैखिक युग्म में क्या अंतर है। आसन कोण में आपको सिर्फ उभयनिष्ठ शीर्ष चाहिए और उभयनिष्ठ भुजा चाहिए। वहां पे जो कोणों का योगफल है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। परंतु रैखिक युग्म में आपके पास जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, अदरवाइज इसमें भी क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु भी होता है, और उभयनिष्ठ बिंदु माने तो उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है और उभयनिष्ठ भुजा भी होती है, परंतु जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती है वो विपरीत दिशा में किरणें होती है और 180 डिग्री का कोण बनाएगी। जब वो तब वो वहां पे क्या बनेगा? आपके पास रैखिक युग्म बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको रिकैप होगी होनी, इसके बिना आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आइडेंटिफाई करने को आएगा आपको कि कौन सा आसन कौन है, कौन सा रैखिक युग्म बना रहा है। तो जब तक आपको ये थ्योरी वाला पोर्शन नहीं आएगा तब तक आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा अब हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं।
और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? रेखाएं आपको पता चल गई। प्रतिच्छेद का मतलब है जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक इनका कॉमन बिंदु पे ये क्रॉस करेगी। जब जैसे ये यहाँ पे कर रही है, एल और एम रेखा एक बिंदु मान लिया मैंने, ओ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कोण बन रहा है। तो एक वाला ये वाला कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला। तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं आपके पास? 4 कोण बन रहे हैं। 4 कोण बन रहे हैं आपके पास। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने कोण बनाएगी आपके पास? 4 कोण बनाएगी। तो अब हम इनकी बात करेंगे कि इन कोणों को क्या कहते हैं। आपने रामायण और महाभारत तो देखा होगा, तो वहां पे जब तीर चलते थे तो एक दूसरे के साथ कैसे वो स्ट्राइक होते थे, कोलाइड करते थे, इस तरह कोलाइड करते थे आमने सामने। तो ये आपके पास एरो होता था और इस तरह कोलाइड करते थे। तो इनको बोला जाता है जब ये आपस में इस तरह आमने सामने कोलाइड करते हैं, तो इनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख। मतलब इनके जो शीर्ष है वो आमने सामने है। यहाँ पे इसका शीर्ष यहाँ पे, इसका शीर्ष यहाँ पे, तो आमने सामने है। तो आमने सामने वाले जो कोण होंगे उनको क्या कहते हैं आप? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो आपने वीडियो को पॉज करना है और ये बताना है कि इनमें से शीर्षाभिमुख कौन कौन से है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है वीडियो को पॉज करके। तो शीर्षाभिमुख कोण आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। देखो यहाँ पे 4 के ठीक सामने कौन सा है? 2। तो 4 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? 2 है। और इसी तरह 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? 3 है। तो ये जो मुख के सामने है, शीर्ष के सामने है, तो इनको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कोण 4 है वो 60 डिग्री का होगा, तो 2 भी आपके पास कितना होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। जहां पे भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे, जहां पे भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो समझ जाना क्या है ये? प्रतिच्छेदी रेखा है और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोण इसके सामने है, सामने इसके सामने ये वाला कोण है, आपको दिख रहा होगा इस तरह, इसके सामने ये वाला कोण है, तो ये वाले बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये क्या होगा आपके पास? शीर्षाभिमुख कोण, और ये आप हमेशा ही बराबर होंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा जो बने कोण है उनको क्या बोलेंगे आप? जो शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, और वो हमेशा बराबर होंगे। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब है जो कभी भी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ना करे, उसको जितना मर्जी आगे बढ़ाओ आप, तो माने तो समांतर रेखाएं। इनमें जो गैप होता है, हर एक बिंदु पे जो दूरी होती है वो बराबर होती है। माना ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ भी कितना होगा आपके पास? ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो जब आप इसी तरह इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलेंगे आप? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो चलो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अब है आपके पास अप्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बने कोण। अप्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बने कोण, तो मैंने 2 रेखाएं अप्रतिच्छेदी ले ली थी यहाँ पे, एल और एम, और मैंने एक यहाँ पे छेदक रेखा खींच ली, तिर्यक। इसको क्या बोलेंगे आप? तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ पे तिर्यक छेदी जो रेखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसने जब प्रतिच्छेद करा तो यहाँ पे बहुत सारे कोण बन गए, आपके पास 8 कोण बन गए। तो सबसे पहले अभी जो जिसके बारे में हमने बात करी थी वो है आपके पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो आप। शीर्षाभिमुख कोण को आइडेंटिफाई करो। देखो एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है आपके पास? एक का है आपके पास 3। इसी तरह 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है आपके पास? 4 है। और आपके पास अगला जोड़ा देखो, 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8 है, और 5 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है आपके पास? 7 है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। जो आमने सामने हो उनको क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे।
अब यहाँ पे और भी बहुत सारे कोण बन रहे हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतः एकांतरण कोण। अंतः एकांतरण कोण तो आपने आइडेंटिफाई करना है जहां पे भी आपके पास जेड की आकृति बनेगी, ध्यान रखना जहां पे जेड की आकृति बनेगी, जहां पे जेड की आकृति बनेगी वहां पे कौन सा कोण बनेगा आपके पास, अंतः एकांतरण कोण। और ध्यान रखना जेड में आपके पास ये जेड बना, उल्टा बने चाहे सीधा बने, तो ये वाले कोण, ये वाले कोण, इनको क्या बोलेंगे आप, अंतः एकांतरण कोण। तो अंतः एकांतरण कोण के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, जेड। तो यहाँ पे देखो एक जेड आपके पास ये वाला बन रहा है ऐसे को, एक मिनट, एक जेड आपके आपके पास ये बन रहा है, ये ऐसे को, तो जेड कौन सा कोण आ रहा है जेड में, 4 और 5। तो आपके पास कोण 4 और कोण 5 ये हमेशा बराबर होंगे आपके पास। और कौन सा है आपके पास, जेड आपके पास एक इधर को भी बन रहा है, देखो एक जेड ऐसे को, उल्टा जेड। तो इसमें कौन सा आ रहा है, 4 और 5 और 3 और 6 आ रहा है आपके पास, 3 और 6। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो 4 और कोण 5 हो गया, और दूसरा जोड़ा है आपके पास 3 और 6। तो ये कौन से कोण हुए आपके पास, अंतः एकांतरण कोण। अब दूसरा टाइप जो आता है वो है आपके पास संगत कोण। अगला कौन सा है आपके पास, संगत कोण। और संगत कोण के लिए आपने एफ की आकृति को ध्यान में रखना है। अब एफ की आकृति ऐसे बन रही है यहाँ पे, तो एफ में ये वाले कोण जो होंगे, चाहे उल्टा बने एफ चाहे सुल्टा बने, ये ध्यान में रखना आप। तो ये आपके पास संगत कोण होंगे जिसमें एफ की आकृति बनेगी। अंतः एकांतरण कोण में जेड की आकृति ध्यान में रखनी है, और संगत कोण में आपने एफ की आकृति ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देखो ये एफ की आकृति बन रही है, तो ये वाला 3 और 8, और इधर को भी आपके पास एफ बन रहा है, तो 4 और 7। तो ये आपको समझ आया होगा। तो 3 और कोण 8 ये आपके पास क्या हुए, संगत कोण हुए, और साथ में 4 और 7 ये भी हमेशा बराबर होंगे। तो आपने देखा भी यहाँ पे एक शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, एक अंतः एकांतरण कोण बन रहा है, एक संगत कोण बन रहा है। तो ये कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं क्या होगी, एल रेखा किसके समांतर होगी, एम के समांतर होगी। तो यहां से एक निष्कर्ष और निकलता है आपके पास कि अगर एल रेखा एम के समांतर है तो आपके पास एक तो अंतः एकांतरण कोण बराबर होंगे और संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोणों का युग्म बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। अब उल्टा मान लो कि अगर आपके पास अंतः एकांतरण कोण का युग्म बराबर दिया है, या संगत कोणों का युग्म बराबर दिया है, या शीर्षाभिमुख कोण का युग्म बराबर दिया है, तो उस बिहाफ पे आप क्या बोल सकते हो कि एल रेखा किसके समांतर है, एम के समांतर है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये आपको प्रूव करने के लिए आता है, तो ये यहाँ तो नहीं आएगा परंतु छोटी क्लास में आता है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। अब है आपके पास अंतः कोण। अब है आपके पास अंतः कोण। अंतः का मतलब है अंदर वाले कोण। अंतः कोण अगर ये समांतर रेखाएं हैं, एल किसके समांतर है, एम के, तो अंतः कोण जो अंदर बनेंगे उनका योगफल हमेशा ही 180 डिग्री आएगा। तो अंतः कोण कौन सा है आपके पास, 3 और 5 और 4 और 6 रेखा के अंदर बन रहे हैं जो कोण, देखो इसके अंदर कौन से कोण बन रहे, 4 और 6, 3 और 5। 3 और 5 अंतः कोण है और 4 और 6 भी अंतः कोण है। तो इनका योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कब, जब एल रेखा एम के समांतर होगी। तो 3 जमा कोण 5 और कोण 4 जमा कोण 6, इसका योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री, और इसका भी कितना आएगा, 180 डिग्री। कब, शर्त यह है कि एल किसके समांतर होना चाहिए, एम के समांतर होना चाहिए, तभी आपके पास ये कंडीशन आती है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर एल रेखा एम के समांतर है तो अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल
180 डिग्री होता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फिर हम उसका समाधान ढूंढेंगे मिलके। परंतु आपने अभ्यास जरूर करना है। और थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो चलो यहाँ पे पेज ले लेता हूं मैं। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं तो इसमें दो प्रमेय है आपके पास। तो प्रमेय एक आपके पास है, प्रमेय कौन सी है? 6.1। इसके अनुसार क्या है आपके पास? 6.1 के अनुसार यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये तो हमने अभी प्रतिच्छेदी रेखाओं में देखा था। प्रतिच्छेदी रेखा में हमने क्या देखा था कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कैसे होते हैं आपके पास? बराबर होते हैं। तो ये एक मैंने ये वाली रेखा ले ली, एक ये वाली ले ली। तो इसमें आपके पास क्या बनेंगे? कोण बन रहे हैं आपके पास शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको देख लेते हैं हम क्या कैसे है। तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो ये वाला है, और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला है। तो ये ग्रीन वाले आपस में बराबर होंगे और ब्लू वाले आपस में बराबर होंगे। तो ये है इस प्रमेय के अनुसार। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। ये प्रमेय 6.1 थी आपके पास। अब 6.2 प्रमेय जो है आपके पास उसके अनुसार क्या है? प्रमेय 6.2, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। प्रमेय 6.2 इसके अनुसार क्या है आपके पास? वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है। परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं मैं, तब समझने का प्रयास करेंगे इसको। अगर मान लो ये दो रेखाएं आपके पास, एल और एम नाम दे दिया मैंने, ये इस बीच वाली रेखा के समांतर है। तो चलो इसको मैं अभी कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो रेखाएं हैं, ये एल रेखा और एम रेखा, ये दो रेखाएं हैं। और ये दोनों रेखा किसके समांतर है? ये आपके पास एन के समांतर है। यानी कि आपके पास एल रेखा भी एन के समांतर है और एम रेखा भी किसके समांतर है? एन के समांतर है। जब ऐसी कंडीशन होती है, कुल मिला के ये एल रेखा भी इसके समांतर है, इस वाली के, और एम रेखा भी इसके समांतर है। तो क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि जो एल और एम है वो भी आपस में क्या होगी? समांतर होगी। तो इस प्रमेय के अनुसार ये है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अगर जो कोई रेखाएं हैं वो किसी एक रेखा के समांतर होती है तो परस्पर आपस में भी क्या होती है? समांतर होती है। तो आपने देखा कि एल रेखा किसके समांतर थी? एन के। और एम रेखा किसके समांतर थी? एन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एल रेखा है वो किसके समांतर हो जाएगी? किसके समांतर हो जाएगी? वो एम के समांतर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। ये थ्योरी वाला पोर्शन जो है अच्छे से समझना है आपने, अपनी रफ नोटबुक पर नोट करना है।
ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। और जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। या आपको क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फीडबैक के तौर पर लाइक कमेंट करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।